हूँ आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनंत भैया, जिसमें आज हम लोग अपने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के नंबर 3 के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज पार्ट 2 को हम लोग कवर करेंगे और इस आधे पार्ट को हम लोग कवर करके अपने इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक, तो पार्ट 1 आपका ऑलरेडी आ चुका है, जिसको आप जाके देख सकते हैं, और ये पार्ट 2 है हमारा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश करते हैं। तो हम लोग अब अपना पार्ट 2 का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, पार्ट 1 में हमने जितने टॉपिक्स कवर किए थे उसके बाद की पार्ट 2 में हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। तो पार्ट 2 जो है हमारा, उसका पहला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल सोल्यूशन विथ अदर मेटल स्टिक। देखो क्या होगा, यहाँ पे कोई मेटल पहले से एक सोल्यूशन क्रिएट करके बैठा होगा, ठीक, और कोई दूसरा उससे मोस्ट रिएक्टिव मेटल, उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, उसको जाएगा उसके सोल्यूशन में और उसको डिस्प्लेस कर देगा। जो मेटल का सोल्यूशन रहेगा वो लेस रिएक्टिव रहेगा और जो मेटल जाएगा वो मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, वो जाके उसको सोल्यूशन से अगर डिस्प्लेस कर देता है तो उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ठीक, जैसे कि अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे होता है, अगर हम लोग यहाँ पे पहला एक मेटल लेते हैं, क्या लेते हैं, मेटल, कौन सा मेटल, जिंक मेटल, क्या लेते हैं, जिंक। ठीक, और इसको हम लोग अगर FeSO4 के सोल्यूशन से, ये FeSO4 क्या है, एक आयरन का सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक, सॉल्ट है। अब अगर इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो जिंक ठहरा FeSO4 से ज़्यादा रिएक्टिव, ये क्या करेगा, इसके सोल्यूशन में जाएगा और खुद इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, Zn अगर Fe के सोल्यूशन से डिस्प्लेस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ZnSO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस Fe ठहरा लेस रिएक्टिव जिंक से, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। Zn ने क्या किया, सॉल्ट आयरन के सॉल्ट सोल्यूशन में गया वो, और फिर उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस किया और फिर जो आयरन था उसको बाहर कर दिया। ये कैसे डिसाइड हुआ, ये डिसाइड होता है कि जैसे कोई भी जो सोल्यूशन है, अगर उसके अंदर मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा अपने सोल्यूशन में से दूसरे मेटल के द्वारा, लेकिन अगर वो मोस्ट रिएक्टिव होता है आने वाले मेटल के तो वो डिस्प्लेस नहीं होगा। ठीक, ये फैक्टर कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर लेगा या नहीं कर पाएगा, तो इसको हम लोग डिसाइड करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। ठीक, तो चलिए हम लोग, अगर ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया तो हम लोग चलते हैं अपने रिएक्टिविटी सीरीज पे। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ठीक, तो बता देता हूँ पहले ही। रिएक्टिविटी सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर मेटल्स जो होते हैं अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज होते हैं और उसी से हमें पता चलता है कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो ये आपकी सीरीज है। ठीक, तो देखो बेटा, आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो ये है, ठीक, जिसमें टॉप मोस्ट पे, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसी होती है, ठीक, टॉप मोस्ट पे जो है तुम्हारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो ऊपर होते हैं और बीच में रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है। उसके बाद लास्ट तक आते आते जो सबसे कम सबसे लीस्ट मेटल होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा घट जाती है। ठीक, तो ये हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक, तो देखो ये हमारी रिएक्टिव, इसी के बेसिस पे हम लोग ने इस रिएक्शन को किया था। जैसे कि अगर हम लोग इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे Fe जो था, ठीक, Zn आया, Fe को उसके सोल्यूशन से क्यों डिस्प्लेस कर लिया, उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी, तो उसने इस वजह से उसको डिस्प्लेस कर लिया कि जो आयरन है वो जिंक के नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो इसका मतलब ये हुआ जो जिंक है वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, आके उसको खुद के सोल्यूशन में उससे डिस्प्लेस कर लेगा। लेकिन अगर वहीं हम बात करें, अगर क्या आयरन जो है वो जिंक को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के नीचे आता है। ठीक, और वो जिंक जो होता है पावरफुल होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक, तो आयरन जो रहेगा उसको जिंक के सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक, अब रह गई बात कि चलिए ठीक है तो समझ में आ गया, लेकिन अब बात करते हैं कि इतनी बड़ी सीरीज याद कैसे होगी। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी दे रखी है। ठीक, शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट ट्रिक दे रखी है, अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं या फिर मैं यहीं बता देता हूँ। ठीक,
पे के फॉर हम लोग डिनोट कर सकते हैं कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जिंक फरारी फिर भी, पीवी से किसको डिनोट करेंगे, फिर भी हारने पर क्यों मिली, एच होता है जो मरकरी होता है, तो मरकरी से डिनोट करना मिली को मिली अर्जेंटीना से एयू क्या होता है, ऑडी। ठीक, देखो इससे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लर्न करने की ट्रिक भी हम लोगों को पता चल गई। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जिंक फरारी फिर भी हारने पर क्यों मिली अर्जेंटीना से ऑडी। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस एक्टिविटी सीरीज को लर्न भी कर सकते हैं और इसकी रिएक्टिविटी भी हम लोग देख सकते हैं और इसी से हम लोग ये रिएक्शन जो दी गई है ऊपर इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये पार्ट हम लोग का कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से पढ़ पर चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। अगर कोई मेटल है, ठीक, वो किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अगर कोई मेटल है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो चलिए इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं। ठीक, देखो कोई भी मेटल है ना, कोई भी रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एंड डेस्टिनी टू अटेन अ कंप्लीट फील्ड वैलेंस शेल। ठीक, कोई भी एलिमेंट अगर वो रिएक्टिविटी में पार्ट ले रहा है, रिएक्टिविटी में टेक प्लेस कर रहा है, ठीक, तो वो क्यों कर रहा है। कोई भी एलिमेंट रिएक्ट क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपनी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन या तो कंप्लीट नहीं होंगे, उसको कंप्लीट करने के लिए वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक, जिससे वो क्या कर सके, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। ठीक, तो कोई भी एलिमेंट क्यों रिएक्शन देता है, क्योंकि वो अगर उसके ऑर्बिटल्स में वैलेंस शेल में और इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं है तो वो क्या कर सके, अपने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सके और नोबल अपना वैलेंस शेल को फिल करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल या फिर जो भी रिएक्शन होती है इसी के बेसिस पे होती है। तो देखो अगर पहले क्या होता है, हम लोग यहाँ बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल की। तो मेटल क्या करता है, मेटल के पास मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। पहले पार्ट में बताया था मेटल पहले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो मेटल क्या करता है, अपने वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है, जिस सेल में वो क्या करता है, वैलेंस शेल ऐसा शेल होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं उस शेल में। मेटल्स क्या करते हैं, वैलेंस शेल मेटल का क्या होता है, ऐसे शेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को दिया जा सकता है या फिर उसी में इलेक्ट्रॉन को लिया जा सकता है। ठीक, वही शेल से क्या करता है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वैलेंस शेल में जो मेटल इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या करते हैं, लेते हैं और अपना कॉन्फ़िगरेशन पूरा करते हैं। और मेटल क्या करते हैं, अपने वैलेंस शेल से या फिर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और वैलेंस होते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कैटायन बनाता है और कैसे कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं NaCl का फॉर्मेशन। NaCl कॉमन सॉल्ट, ठीक, ये NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है। देखो जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले Na की। Na था, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अगर इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कितना होता है, 2। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे। ठीक, तो देखो इसके पास अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है कितना है, 281 KLM। ठीक, तो इसका आउटर मोस्ट शेल यही हुआ, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे कितना है, इस पे चार्ज आएगा, Na 1 प्लस आएगा, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। ठीक, तो जैसे इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन थे, अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हम लोग KLM कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2, 8, 1 ये था। और अगर हम लोग Na प्लस इसकी बात करें, Na पॉजिटिव, तो अगर इसके KLML शेल की बात करें तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही 8, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो M शेल इसका नहीं रहा, क्योंकि इसके जो M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे उससे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका है। ठीक, तो देखो यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया और ये लास्ट में 8 है तो ये मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे हो गया। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ये हमारा क्या हो गया,
फॉर्मेशन ऑफ कीटायन। ठीक है, हमारा कीटायन फॉर्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनायन। एनायन का फॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे कि ये हमारा Cl आयन था, ये हमारा Cl था, ठीक। Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अभी पहले इसके शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर एलिमेंट करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, ठीक। तो 2 8 7। अभी इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जिससे कि इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा और वैलेंस सल्फीर हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन दिया है इससे हम लोग इसको दे देंगे, ठीक। तो ये फिर कितना हो जाएगा? Cl जो है वो यहाँ पे कितना हो गया? 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग KLMN कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 8 और 8। अब इसका आउटर मोस्ट शेल फिल हो गया और अब ये स्टेबल हो गया। अब NaCl जो है हमारा फॉर्म हो गया, ठीक। ये स्टेप कौन सा था? फॉर्मेशन ऑफ एनायन। यहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन हो गया। देखो ये कैसे होता है, इसको एक हम लोग डायग्रामेटिक देख लेते हैं। जैसे कि ये सोडियम था, ये क्या था? सोडियम था। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? एक इलेक्ट्रॉन मान लो था। इसको हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक। और ये हमारा Cl था, ये हमारा क्या था? Cl। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो अब इसके बीच में क्या होगा? रिएक्शन होगा। ये जो इसका एक आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट कर दिया जाएगा। तो इसका लास्ट फिगर कैसा होगा? यहाँ पे Na जो है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक। ये ऐसे बना लेगा, ठीक। और Cl जो है वो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वाला सोडियम का इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मेशन हो गया NaCl सोडियम क्लोराइड का, ठीक। तो सारी चीज़ें जो बताई है मैंने, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हम लोग अपने थर्ड टॉपिक पर चलते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्या किस पे चलते हैं? आयनिक कंपाउंड। अभी इससे पहले हम लोग ने एक रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। देखो जब भी मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है ना, तो किसका फॉर्मेशन होता है? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? आयनिक कंपाउंड का, ठीक। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए एक बात कंपलसरी है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो मेटल से नॉन मेटल तक ट्रांसफर होता है। मेटल से नॉन मेटल तक ट्रांसफर होता है। देखो कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आयनिक कंपाउंड, एक होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है मेटल टू नॉन मेटल। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है? मेटल की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जो कि हम लोग 4th चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना? आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल से लेके नॉन मेटल तक अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं? वहाँ पे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमने इससे पहले NaCl पढ़ा, AgCl2 होता है, ठीक। ये क्या होता है? आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी भी तो कुछ प्रॉपर्टी होती होगी। पहला प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल नेचर। पहला क्या है? फिजिकल नेचर। देखो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ज्यादातर क्या होते हैं? सॉलिड, हार्ड और ब्रिटल, चमकदार होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ज्यादातर सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ठीक। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से और इनके फिजिकल स्टेट सॉलिड होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, ठीक। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो देखो ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो वाटर में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। वाटर के अंदर क्या होता है? जल्दी घुल जाते हैं, क्योंकि आयनिक होते हैं। जैसे अगर हम लोग इनको कैथोड और एनोड में लगा के इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये आयनिक कंपाउंड दोबारा टूट जाएंगे। तो इसीलिए क्या होते हैं? वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक, उसके अंदर ये डिजॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि वहाँ पे इनका चार्ज का टूट नहीं पाते, इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मॉल्टन स्टेट में और लिक्विड स्टेट में ही क्या कर पाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। किस स्टेट में? मॉल्टन स्टेट में और लिक्विड स्टेट में। लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में, किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। ये बात ध्यान रखना कि अगर कभी भी स्टेटमेंट आ जाए कि विल आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, तो हमेशा क्या लगाएंगे? लिक्विड लगाएंगे। सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो हमारा ये आयनिक कंपाउंड का टॉपिक पूरा हो गया है। चलिए हम लोग अपने
तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, अकरेंस ऑफ मेटल। अब हम लोग बात करेंगे कि अभी तक हम लोग ने किसी बात की आयनिक कंपाउंड की, तो आयनिक कंपाउंड के बाद बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल क्या होता है? देखो, अकरेंस ऑफ मेटल जो है ना, सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग मेटल को सिंपली एकदम नॉर्मल फॉर्म में देखते हैं, जो कोई भी आसपास के मेटल होते हैं उनको हम लोग नॉर्मल फॉर्म में देखते हैं ना, तो वैसे ही वो मेटल क्या होते हैं, उनको हम लोग कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, मतलब वो हमें कहाँ से मिलता है, उस प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। ठीक, कि मेटल जो है किस किस फॉर्म में अकर करता है। तो सबसे पहला फॉर्म होता है मिनरल। सबसे पहला फॉर्म क्या होता है? मिनरल। मिनरल एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में, कहाँ पे? हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली एग्जिस्ट करता है। वो हमारे अर्थ क्रस्ट में क्या होता है? नेचुरली अर्थ क्रस्ट में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक, ऐसे एलिमेंट या कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। अब बात आती है ओर की। ठीक, तो ये मिनरल्स हमारा हो गया। ठीक, समझ गया? ठीक, अब ओर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओर्स। ठीक, देखो ओर क्या होते हैं ना, ये भी एक तरीके के मिनरल ही होते हैं। और क्या होते हैं? ये भी एक तरीके के मिनरल ही होते हैं, लेकिन इनमें जो होता है ना, हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। मतलब और जो होते हैं ना, ये एक ऐसे तरीके के मिनरल होते हैं जो कि भारी मात्रा में, इसमें भारी मात्रा में अपने अंदर कोई मेटल या फिर धातु को रखते हैं, अपने अंदर क्या करते हैं? मेटल्स को अपने अंदर कंटेन करते हैं। इसी ओर से हम लोग क्या करते हैं? जिन प्रॉफिटेबल मतलब लाभदायक तरीके से हम लोग इनके अंदर से मेटल को, जो होते हैं, जो मेटल इनके अंदर होते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं। ठीक, और उसके बाद जो कुछ डस्ट पार्टिकल बचते हैं, वो टॉपिक इसमें मेंशन नहीं, कुछ डस्ट पार्टिकल उसमें से बचते हैं, उनको हम लोग गैंग कहते हैं। ठीक, वो उसमें से निकल जाते हैं और मेटल हम लोग ओर्स में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो ये समझ में आया होगा और क्या होता है। अब बात करते हैं, देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से ऐसे मेटल है जिनको हम लोग किस किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इनके बारे में पता करेंगे। देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक, ये जो होते हैं ना, ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, क्योंकि बहुत रिएक्टिव मेटल है, हवा में आते ही ये क्या करते हैं? एयर से रिएक्ट कर लेते हैं। इसीलिए इनको हम लोग ज्यादातर एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस से करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करा के कैथोड एनोड में सॉल्यूशन के अंदर डिप करके इनको हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो देखो ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसीलिए हम लोग इनका एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस से करते हैं। ये देखो बहुत रिएक्टिव होते हैं। और सेकंड थिंग, Zn से लेके Hg तक, मतलब जिंक से लेके मरकरी तक, ये जो होते हैं ये मॉडरेटली एक्टिव होते हैं, मतलब कि ज़्यादा ना बहुत कम रिएक्टिव होते हैं ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक, तो ये ज़्यादातर किस फॉर्म में रिएक्ट पाए जाते हैं? सल्फाइड, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट। जैसे कि सुना होगा जिंक सल्फाइड ZnSO4, जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक कार्बोनेट होता है ना, तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं? ये इस फॉर्म में रहते हैं और इनसे हम लोग क्या करते हैं? कार्बन रिडक्शन से इनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। किस रिडक्शन से? कार्बन रिडक्शन से। कार्बन के साथ हम लोग क्या कराते हैं? इनका रिडक्शन करवाते हैं और फिर उसी से हम लोग क्या करते हैं? इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और लास्ट थिंग है लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जो कि Ag और Au, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये डायरेक्ट हमारे नेटिव फॉर्म में या फ्री फॉर्म में हमारे नेचर में पाए जाते हैं, इनको हमें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा अकरेंस ऑफ मेटल खत्म होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है? हमने 3 पार्ट पढ़ा था। पहले रिडक्शन होता है, रिडक्शन के बाद क्या आता है? रिफाइनिंग आता है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी ये एक ऐसा वाइडली मेथड है जिसको हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखो ये इसका डायग्राम है। ठीक, तो देखो डायग्राम को पहले समझते हैं क्या है। देखो यहाँ पे दो क्या लगते हैं? स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं। क्या लगी होती है? 2 स्ट्रिप्स लगी होती है, जिसमें से एक कहते हैं कैथोड, एक कहते हैं एनोड। कैथोड के पास कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। और कैथोड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एनोड के पास निगेटिव चार्ज होता है। कैथोड के पास पॉजिटिव और एनोड के पास निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, ये कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन है। ठीक, ये हमारी इम्प्योरिटी एनोड मड है। ठीक, ये हमारा टैंक। ठीक, तो देखो क्या होता है, जैसे ही ये पहले क्या होता है ना, हम लोग इसके अंदर क्या कहते हैं? इसको स्ट्रिप्स को इसको क्लोज करते हैं और करंट पास कराते हैं। करंट पास कराने पे क्या होता है? जो एनोड में जो इम्प्योर मेटल रहता है एनोड में, ठीक, वो क्या होता है? सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। दिखा है ना, द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड इज डिसॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट। जो इसके अंदर स्ट्रिप्स के अंदर एनोड के अंदर जो इम्प्योर मेटल रहता है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होने लगता है? डिसॉल्व होने लगता है। ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं? उतना ही अमाउंट का करंट
जो हम लोग क्या करते हैं कैथोड पे पास करते हैं, क्या करते हैं कैथोड में पास करते हैं। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या इलेक्ट्रोलाइट में जो मेटल स्ट्रिप से होता है वो डिसॉल्व होने लगता है। जो मेटल है हमारा, देखो सबसे पहले ये बात कि जो कैथोड है यहाँ पे हमारा प्योर मेटल होता है, एनोड पे हमारा इम्प्योर मेटल होता है, ठीक। तो ये जो प्योर मेटल होता है, ये जो प्योर मेटल होता है वो इलेक्ट्रोलाइट पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होने लगता है। कहाँ से, कैथोड से निकल के इलेक्ट्रोलाइट में प्योर मेटल डिसॉल्व होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, देखो जब ये प्रोसेस हो जाता है, जब ये प्रोसेस हो जाता है तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रहती हैं, ये जो इसको करने के बाद जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज बचती हैं, ठीक, वो यहाँ पे देखो दिख रहा होगा सेटल हो गई हैं। क्या हो गई हैं, आके नीचे बैठ गई हैं, ठीक। इसी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम लोग कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं, एनोड मड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इम्प्योरिटीज रहती है वो एनोड पे रहती है, ठीक। तो एनोड से सेटल होकर यहाँ पे आती है ये इम्प्योरिटीज, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं, ठीक। ये था हमारा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और ये तो पता ही है कि एनोड जो है, एनोड पे तुम्हारा इम्प्योर कॉपर रहता है, कैथोड पे स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर रहता है। सोल्यूशन जो होता है वो एसिडिफाइड सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, ठीक। यहाँ पे करंट पास करा, यहाँ का जो कॉपर सल्फेट है वो यहाँ से निकल जाता है और इम्प्योर कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे प्योर कॉपर का है, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर का है और प्योर कॉपर का निकल जाता है, ठीक। जिसके बाद ये क्या होता है, इसके अंदर से जो गंदगी होती है मड, एनोड मड होती है, वो आके नीचे सेटल हो जाती है। तो ये हमारा प्रोसेस था रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक कोरोजन पे, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ओर से या फिर चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो उन एक्सट्रैक्ट करने में कौन कौन से प्रोसेस लगते हैं, उन एक्सट्रैक्शन में ओर से उनको निकालने में कौन कौन से प्रोसेस लगते हैं, तो चलिए उनको हम लोग पता करते हैं कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी होते हैं और प्रोसेस भी होते हैं, जैसे गैंग। हमने तुम्हें बताया था कि ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इम्प्योरिटीज जो रहती हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं, गैंग पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक। वो वाला गैंग नहीं, माफिया वाला, ठीक। ये गैंग जो होती है दूसरी गैंग होती है, ठीक। अब बात आती है रोस्टिंग की। रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग में जो होते हैं ना, सल्फाइड ओर को हम लोग किस ओर को, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड्स में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे, हीट करके। बताया था कि सल्फाइड ओर जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्साइड्स ओर में, ठीक। किस प्रोसेस के थ्रू, हीटिंग के थ्रू। किसके थ्रू, हीटिंग के थ्रू ये क्या होते हैं, सल्फाइड से ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में ये क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं, इनका रिएक्शन होता है। मतलब एक्सेस ऑफ एयर प्रेजेंट होती है और इसके बीच में हमारा रिएक्शन होता है। जैसे कि सल्फाइड ओर ले लें अगर हम, ZnS, क्या ले लें, ZnS, ठीक। और O3 ठीक, O2 ले लिया हम लोग ने, O2 अगर ले लिया, ठीक। तो जो सल्फाइड ओर है वो एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ऑक्साइड ओर बनाएगा अपना, प्लस हमारा यहाँ पे SO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक। तो देखो हमारा जो सल्फाइड ओर था उसको हम लोग एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में रखा, तो हमारा यहाँ पे हीट भी रहेगी, ठीक, क्योंकि हीट करेंगे, ठीक। और हीट रहेगी और तब हमारा ये जो ओर है ये सल्फाइड ओर से ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस हमारी SO2 गैस निकल जाएगी। तो देखो ये अभी बैलेंस, इसको बैलेंस कर लो। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ZnS 2, हाँ ये हो गया, बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन कितने बनेंगे, 3 ऑक्सीजन ले लें, 2, हाँ ठीक। तब 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर, 2 जिंक यहाँ, 2 जिंक यहाँ, कन्फर्म हो गया। और 2 सल्फर, 2 ऑक्सीजन, 2, हाँ अब ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया, ठीक। तो देखो अब ये हम लोग ने क्या किया, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट क्या होता है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बोनेट ओर को हम लोग ऑक्साइड ओर में हाईली हीटिंग के प्रोसेस के थ्रू विद द लिमिटेड एयर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कार्बोनेट ओर को किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोनेट ओर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड ओर में। किस ओर में, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ हाईली हीटिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं विद द स्ट्रांगली हीटिंग एंड द लिमिटेड ओर, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेटेड ओर ले लेते हैं, जैसे कि जिंक कार्बोनेट। इसका हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट किया,
हीट करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन जिंक के साथ चला जाएगा और 2 ऑक्सीजन मतलब CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ZnO बन जाएगा प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो हमारा एक जिंक ऑक्साइड भी बन गया, मतलब कि हमारा जो जिंक था उसका ऑक्साइड भी बन गया और हमारी CO2 गैस भी रिलीज हो गई। तो आशा करता हूँ कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं रिडक्शन की। किसकी बात करते हैं? रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, कौन होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन, कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन होता है, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कराते हैं। किसको कराते हैं? मेटल ऑक्साइड को, जिसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एक ऑक्साइड हो है जिंक ऑक्साइड, यहाँ से अब हमारा ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पे हमें फाइनली हमारा मेटल मिल जाएगा। तो जिंक को हम लोग यहाँ से क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया था, जिंक कोर को अगर हम लोग कार्बन से रिएक्शन करा देते हैं, हम लोग को पता था कि कार्बन से रिडक्शन कराते हैं, तो रिडक्शन कराएंगे तो हमारा तो CO कार्बन ऑक्साइड ये हमारा अलग निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक जो है हमारा वो एक्सट्रैक्ट होके हमें प्योर जिंक मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं, ठीक। तो हम आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रो, हम लोग अपने लास्ट टॉपिक कोरोजन पे चलते हैं, ठीक। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक। कोरोजन, कोरोजन हम लोग ने पहले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक। देखो कोरोजन होता है, रस्टिंग होती है। कोरोजन जो होता है ना वो अलग होता है, रस्टिंग जो होती है वो अलग होती है। देखो कोरोजन क्या होता है, कभी भी कोई भी जो मेटल होता है, ज़्यादातर आयरन जो होता है, ठीक, वो क्या होता है? कोरोड हो जाता है। कोरोड मतलब जब भी अगर हम लोग आयरन को एयर के प्रेजेंस में एक्सपोज कर देते हैं, मतलब हवा में रख देते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, कुछ समय बाद उसको क्या हो जाता है, उस पर जो मॉइस्ट एयर रहती है ना वो अटैक कर जाती है और जो आयरन होता है वो कोरोड हो जाता है। आयरन जो होता है वो कोरोड हो जाता है, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। कोरोजन का अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो सिल्वर की ज्वेलरीज होती हैं, ठीक, वो क्या हो जाती है, अगर उनको एयर में एक्सपोज करके रख दो ना तो वो एयर से रिएक्ट करके क्या करती है? ब्लैकिश लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक। तो ठीक क्या होता है, जो सिल्वर होता है वो अगर ब्लैक कलर का हो जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं उसको एयर में एक्सपोज करके रख देते हैं और वो क्या करता है? एयर से रिएक्ट करके एक कोटिंग बना देता है, जिसको हम लोग सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड की। कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड ग्रीन्स अ ग्रीन कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो क्या होता है, कॉपर जो है ना वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके उससे क्या कहता है? रिएक्ट करता है और एक ग्रीन कलर की कोटिंग अपने ऊपर गेन कर लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक। जब भी हम लोग आयरन को मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में, किसको? आयरन को मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में रख देते हैं, तो जाहिर सी बात है, सबको पता है, ठीक, उसके ऊपर ब्राउन फ्लास्क सब्सटेंस जो आ जाता है, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। जब भी उसको आयरन प्रेजेंस में रख देते हैं तो वो कोरोड होता है, उसके बाद क्या आता है? ब्राउन फ्लास्क आ जाते हैं, ठीक, और उसकी हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। अब कोरोजन तो पता लिया, बीमारी तो पता चल गया, उसका इलाज भी करना होगा, ठीक। वैसे ही हमारे जो कोरोजन है उसके प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, जैसे कि अगर कोई भी रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ना वो ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग, अलॉइंग, ये सब तरीकों से क्या हो सकती है? प्रोटेक्ट हो सकती है। जैसे कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इसके गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? स्टील या फिर जिंक की लेयर हम लोग आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्टील और जिंक होती है वो एयर से रिएक्ट नहीं करती और एयर को अंदर जाने नहीं देती और आयरन जो रहता है प्रोटेक्ट हो जाता है। बात करते हैं एलॉइंग की। एलॉइंग में क्या होता है? कोई दो मेटल या फिर दो नॉन मेटल का हम लोग क्या करते हैं? मिक्सचर कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो मेटल होता है वो दूसरे मेटल के साथ मिलके क्या होता है? प्रोटेक्ट हो जाता है और वो एयर की प्रेजेंस में करोड नहीं होता है, ठीक। तो ये था हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक, यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। अब ये हमारा पार्ट 1 था और पार्ट 2 चैप्टर थोड़ा बड़ा था, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 आपका आ चुका है, उसको देख लीजिएगा, और ये क्या है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 जो है आपका ये आपका खत्म हुआ आज, ठीक। तो आज ओवरऑल मिला के आपका चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल वन शॉट में क्लियर हो गया 2 पार्ट में, और आपका बचा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स एलिमेंट, ठीक। तो ये 2 चैप्टर करके हम लोग 9 के सिलेबस पे चलेंगे, और जैसा मैंने आपको वादा किया था कि आपको मैं फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और मैथ्स ये चारों के लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा।
ठीक। तो फिजिक्स और बायोलॉजी मेरी तरफ से ही रहेगी, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। मैथ्स के लिए एक सर और इंग्लिश के लिए एक मैम आपको बताएंगे। ठीक। तो अप्रैल में आपको 9 अप्रैल को 9 या फिर 10 अप्रैल से आपको मैथ के लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे और उसी के बीच में आपको इंग्लिश के लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो और फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो पहले केमिस्ट्री का सिलेबस हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद फिजिक्स पे चलेंगे, फिर बायोलॉजी का सिलेबस वन शॉट कवर करेंगे। ये तो साइंस तो पूरा मैं ही पढ़ा दूंगा। और रह गई बात मैथ की, तो मैथ का जो सर हैं वो 10 तारीख से आपकी क्लास वन शॉट में लेंगे और जो मैम है इंग्लिश की वो भी आपका क्लास लेंगे। ठीक। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और आपका जल्दी से जल्दी मैं चाहूँगा कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी मैथ्स इंग्लिश चालू हो जाए और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बट अगर आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बताइए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार। थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, तभी तो मैं आगे कंटेंट पढ़ाऊँगा। आगे मैथ्स ला रहा हूँ, बायोलॉजी ला रहा हूँ, फिजिक्स ला रहा हूँ, इंग्लिश ला रहा हूँ, कैसे लाऊँ? मतलब अपने भाई का सपोर्ट करो। ठीक। तभी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा और वैसे भी आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चलते हैं। ठीक। ये आपका चैप्टर खत्म।